हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगतिकी से आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन पर निर्भर नहीं करती। वो किस पर निर्भर करती है? एक्सपेरिमेंटल डाटा पे। एक्सपेरिमेंटल डाटा का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इस टाइम पर केमिकल रिएक्शन मतलब अभिकारक अणु में कौन कौन से अणु पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। जबकि हमारी जो अभिक्रिया की आणविकता होती है ये किस पर निर्भर करती है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पर। ठीक है, अभी मैं इसको जब राइट करूंगा बताऊंगा तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये राइट कर देता हूं। ठीक, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल सांद्रता अभिकारक अणुओं की कुल सांद्रता अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी अभिक्रिया की आणविकता होती है वो किस पर निर्भर करती है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन पर। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल सांद्रता। कुल सांद्रता का मतलब उसकी जो भी सांद्रता होगी उनका योग, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में कुल संख्या भी लिख दिया है। क्या लिखा है? कुल संख्या। ठीक है, जो भी अभिकारक अणुओं की कुल सांद्रता होगी या कुल संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। ठीक है, लेकिन जो हमारी अभिक्रिया की कोटि थी वो क्या था? उसमें ये बताया गया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होती है उनका योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। लेकिन वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगा वो क्या था? बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं चाहिए। मतलब वो किस पर निर्भर कर रहा था? एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल का मतलब जिस टाइम पे हमारी अभिक्रिया हो रही होती है उस टाइम पर उसकी जो भी सांद्रता रही होगी उनका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बताया कि हमने अभिक्रिया कराई N2 की 3H2 से, क्या बन गया? 2NH3। अब आप ये बताइए केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो इसकी अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगी? मैंने बताया था अभिकारक अणुओं की कुल सांद्रता। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी है? 1 मोलर है और हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है? 3 मोलर है। अगर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। मतलब इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमारी अभिक्रिया की कोटि होगी, अभिक्रिया की आणविकता निकाल रहे थे ना, जो हमारी अभिक्रिया की आणविकता है वो कितनी हो जाएगी? 4। अब यहीं पर समझिए, एक्सपेरिमेंटल डाटा का मतलब ये होता है कि जब कभी भी एक्सपेरिमेंट होता है तो वहाँ पर ऐसा तो होता नहीं, सीधे क्या लिया जाता है? N2 ले लिया जाता है और H2 ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है? N2 और H2। जब दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो NH3 बनता है। बात समझ में आई? ये होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा का मतलब। एक्सपेरिमेंटल डाटा में कभी भी मोलों की संख्या को नहीं डिफाइन किया जा सकता। ठीक है, वहाँ पर बस केवल क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाते हैं तभी अमोनिया बनती है। ठीक है, वहाँ पर क्या लॉजिक बैठता है कि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से जब आपस में मिलाते हैं तब वहाँ पर अमोनिया बनती है। अब वहाँ पर ये बैलेंस नहीं है तो इस टाइम पे ये क्या कहलाएगी? एक्सपेरिमेंटल डाटा कहलाएगी। और एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग हमारी जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि वो कितनी हो जाएगी?
2। कितनी हो जाएगी? 2। अब देखिए अगर हमने इसको बैलेंस कर दिया तो बैलेंस करने के बाद अवक्रिया की कोटि बदल के हो गई 4। अगर हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे थे तो उस टाइम पे इसकी अवक्रिया की कोटि कितनी बनती? 2, जो कि क्या थी? गलत। बात समझ में आई? यही होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा में और थ्योरेटिकल डाटा में। समझ में आया? थ्योरेटिकल डाटा का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग डाटा देख सकते हैं वो थ्योरेटिकल हो गई। एक्सपेरिमेंटल डाटा वो ऐसा डाटा होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन को डायरेक्ट हाइड्रोजन से मिलाया गया था तो अमोनिया बनी। यहाँ पर भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट हाइड्रोजन से मिलाया गया तब भी अमोनिया बनी, लेकिन इसको क्या किया गया? थ्योरेटिकल डाटा बनाया गया, इसको बैलेंस किया गया। बैलेंस करने के बाद जो भी अभिकारक अणुओं की सांद्रता बनी वो क्या कहलाई? उसकी अभिक्रिया की आणविकता। बात समझ में आई? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ये वेरीफाई करना चाह रहा था कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो सदैव बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, जबकि हमारी अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से फाइंड आउट की जाती है, और ये फाइंड आउट करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर आपको कोई ना कोई क्लू जरूर दिया जाता है, कोई ना कोई आपको संकेत जरूर दे दिया जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी या उस अभिक्रिया की दर क्या होगी। ठीक है, इस चीज को लेकर के आप बेफिक्र रहें। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग समझते हैं अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो सदैव शून्य नहीं, मतलब वो सदैव क्या होती है? एक पूर्णांक होती है। क्या होती है? एक पूर्णांक होता है, वो भी कौन सा? धनावेश। क्या होता है? धनावेश पूर्णांक होता है, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब जैसे -2 अभिक्रिया की कोटि हो सकती है लेकिन -2 अभिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकता और शून्य भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब है अभिक्रिया की कोटि सदैव धनावेशित पूर्णांक ही होगा, ना तो 0 होगा, ना तो ऋणात्मक होगा और ना ही फ्रैक्शन पे होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी अभिक्रिया की आणविकता की। ठीक है, और जब कभी भी आप अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि को पढ़ें तो इस चीज़ को जरूर समझें कि दोनों में अंतर है क्या। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता में और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है? पहली बात कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो सदैव क्या होती है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन के आधार पर निकाली जाती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो क्या होती है? धनावेशित पूर्णांक होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है, हमारी जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो थ्योरेटिकल डाटा पर निर्भर करती है, जबकि हमारी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल डाटा पर निर्भर करती है। ठीक है, दैट्स ही, और 1-2 एग्जाम्पल डाल देंगे तो दोनों का अंतर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, फिर भी मे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज करें या मुझसे पूछें, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।